गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर बिजनेस लॉ के अंदर 3 नए कंसेप्ट समझे। कौन कौन से कंसेप्ट? अब तीनों में से एक कंसेप्ट तो अधूरा है हमारा। पूछो क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो पढ़ना है, और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते पढ़ते ही हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का आधा से ज्यादा प्रोविजन हो जाता है। तो ये एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमने देखा पहले। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल की स्टेज पे आता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फिर हमने देखा व्हाट इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट यानी क्या? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। ओके, इज नोन एज एन एग्रीमेंट। ओके, अब उसके बाद हमने देखा व्हाट इज ऑफर, क्योंकि एग्रीमेंट करने के लिए पहला कंटेंट है ऑफर। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया ना कि एक एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रॉमिस प्लस कंसेशन। लेकिन प्रॉमिस के लिए पहली कंडीशन ये व्हाट इज ऑफर। तो ऑफर क्या हमने देखा? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन डूइंग एनीथिंग। विलिंगनेस यानी इच्छा। क्या होती है? कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, ताकि हम ये इंटेंशन से हम उसको ऑफर दे रहे ताकि उसका मंजूरी मिले। क्या मिले? मंजूरी के लिए वर्ड क्या यूज है? एसेंट। एसेंट वर्ड आज भी यूज होगा क्योंकि आज जो हमारा नया टॉपिक है कंसेप्ट एक्सेप्टेंस। एसेंट ऑफ दैट अदर सच एक्ट और अब्सटेन इज सेड टू मेक एन ऑफर। उसी को हम बोलेंगे वैलिड ऑफर। सेक्शन कहां कहां रखा गया है ये सब आपको मैंने दिखा दिया। अब यहां पे हम बात करते हैं आज का जो कंडीशन है वो है, बोलो क्या? आज हम नया टर्म पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एक्सेप्टेंस। एक वैलिड एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2B, प्रोविजन कहां की हुई है बच्चे लोग? 2B। आप सबको दिख रहा है होगा होपफुली। 2B के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। अब वो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रही है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको समझेंगे। देखो, लॉ को पी लेना अपने अंदर। रात को नींद से उठने के बाद ही पूछे तो एटलीस्ट डेफिनेशन बता पाओ, बाकी कुछ बता नहीं पाओ चलेगा। इस तरीके से डेफिनेशन को अपने दिमाग में रख दो। क्लियर पिक्चर? चलिए ध्यान देंगे। और अच्छा, डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है? जब आप समझ करोगे ना कोई भी चीज तो एक आधा वर्ड उसके अंदर मिसिंग होगा तो अंदर से वो फीलिंग है कि नहीं कुछ मिसिंग है यहाँ पे, जो मीनिंग हमको पता है वो बन नहीं रहा है। आपको सुना क्या? यानी कुछ गलत होता है तो वहां पे समझता कि नहीं कुछ तो भी गलत है, वो अपने अंदर बोलता है अपना मन, तो इसलिए हम उसको अपने आप पे करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए समझो उस चीज को। चलो, तो व्हाट इज वैलिड एक्सेप्टेंस। लॉ में एक्सेप्टेंस किसे कहा गया है? वैसे तो आपको गारवानी भाषा बताऊं तो आप कोई भी प्रपोजल जब डालते हो किसी को और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, यस रेडी आई एम, तो उसको अपन एक्सेप्ट बोलेंगे। लेकिन लॉ की डेफिनेशन क्या बोलती है एक्सेप्टेंस के लिए वो अपने को देखना है। और एक वैलिड एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एग्रीमेंट बनने के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगा वो आज हमें पढ़ना है। देखिए, आज हमको 2 टर्म्स पढ़ना है। पहला व्हाट इज एक्सेप्टेंस, एसेंशियल कंडीशन उसकी, और दूसरा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर से बोलूं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये 2 नए टर्म्स पढ़ने हैं अपने को। क्लियर पिक्चर? इसके बाद जाके हमारा सेशन आज कंप्लीट होगा। फास्ट शुरू करें। चलिए तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन द पर्सन टू हुम, देखो लिखा हुआ है क्या है, कंडीशन डायरेक्ट शुरू हो गई। टू हुम यानी जिसको, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, ऐसा पर्सन जिसको प्रपोजल आया हुआ है, क्योंकि एग्रीमेंट बनने के लिए फर्स्ट कंटेंट क्या है करीना? ऑफर। और ऑफरर ने ऑफर दे दिया। अब मैं बात कर रहा हूं ऑफरी की, ऑफरी की, इसलिए यहां पे डायरेक्ट आ गया व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी यहां पे वो पर्सन, कौन सी पर्सन की बात आ रही है? ऑफरी की बात आ रही है। देखो 2 पार्टीज के बीच में होता है ऑफरर और ऑफरी, तो यहाँ पे ऑफरी की बात आ रही है। ऐसा पर्सन जिसको प्रपोजल यानी ऑफर आया हुआ है, इज मेड, सिग्निफाइज दर्शाता है, हिज एसेंट अपनी मंजूरी, अपनी मंजूरी, मंजूरी के लिए वर्ड क्या यूज हुआ है? एसेंट। देयर टू, उसको, किसको? ऑफरर को, किसको? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और उसी ऑफर को हम एक्सेप्टेड ऑफर कहेंगे। यानी यहां पे सबसे मेन हीरो क्या है मालूम है? एसेंट, अप्रूवल, मंजूरी। कितना इजी है देखो।
अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट बिकम अ प्रॉमिस, और जो प्रपोजल जो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है उसी को हम प्रॉमिस बोलते हैं। लेकिन ये दिखने में कितना आसान लग रहा, लेकिन इसको बहुत खूंखार है। इसके अंदर जब कंडीशन आएंगी ना एक वैलिड एक्सेप्टेंस, तो इतना दिमाग खराब करेगा पूछो ही नहीं। लेकिन डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे एनिमेटेड वे से, पिक्चराइज वे से आपको समझाने के लिए बने आए हैं। ठीक है, शुरू करें, चलिए। अब वो फिर से एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, व्हेन अ पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन को इजी करने के लिए मैं बोलूंगा व्हेन ऑफरिंग, बोलो ऑफरिंग, बोलो ना ऑफरिंग, समझा? ऑफरिंग टू हुम, यानी ऑफर यानी वो पर्सन, ऐसा ऑफर टू हुम, ऑफर टू हुम, हाँ, when the offeree to whom proposal is made, बोलो signifies his assent thereto। अब यहां पे मैं बात करना चाहूंगा thereto की जगह वहां पे ऑफरर कौन आएगा, आपको समझाने के लिए। लॉ में लिखना नहीं, लिखना यही लैंग्वेज है, लेकिन समझना कैसे अपने को। signifies his assent to offerer, अरे सिंपल है, आप अपनी मंजूरी किसको दोगे, ऑफरर को। दैट प्रपोजल, बोलिए, इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। बस इतना ही कहते हैं, खत्म। और ये जो बाकी बातें हैं वो तो अपने बातें ही है, व्हेन द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, सिंपल भाषा में। चलो एक बार फिर से बोलेंगे, सब पक्का? अच्छा, अब मेरे को डेफिनेशन को बाजू में करो, हमने जो लैंग्वेज लिखी है हम उससे अपने दिमाग में रखेंगे। हाँ, चलो बोलो, व्हेन एन ऑफर to whom proposal is made signifies his assent to offerer that, हाँ क्या आएगा, बोलो बोलो ना, हाँ, that proposal is said to be accepted। क्या होगा? and when the proposal become accepted, and when the proposal, बोलो, is accepted become a promise। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। आप बाकी सब अपनी आप वहां पे जब लैंग्वेज लिखोगे तो अगर कुछ गलत भी हुआ तो आपको समझ में आएगा कि कौन से पर्सन की कब बात हो रही थी, और फिर आप जब लिखोगे ना तो अपने आप आपका माइंड वहां पे चलेगा कि क्या क्या किसके लिए कहां कहां क्या क्या बोला गया था। समझा आपको? क्लियर? अब मैं जो बनाया और डेफिनेशन जो बोल रही है दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये जो मैंने आपको टाइटल दे दिए थे उसके डेफिनेशन के अंदर, उससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा? उससे आपका बेनिफिट ये रहेगा, बोलो क्या रहेगा बेनिफिट? डेफिनेशन में अगर कुछ एक आधा वर्ड गलत भी हो गया तो यानी वहां पे आपको समझाएगा नहीं ये हमने गलत वर्ड लिखा हुआ है। समझा आपको? क्लियर? हाँ। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं ये तो हम बाद में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन के लिए मीनिंग आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो फॉर एग्जाम्पल, नेहा ऑफर टू सेल हर मोबाइल टू तेजस्विनी। नेहा नाम की एक लड़की है जिसने अपना ऑफर किया अपनी मोबाइल फोन तेजस्विनी को बेचने के लिए 5,000 रुपए में। तेजस्विनी एक्सेप्ट दिस एंड एग्री टू बाय मोबाइल फोन फॉर द सेम अमाउंट। देखो सेम अमाउंट को, सेम अमाउंट है ना, ये यहाँ की पिक्चर की पूरी कंडीशन चेंज करता है। पूछो क्यों? देखो एक वैलिड ऑफर जो होता है ना, एक वैलिड ऑफर किसको कहते हैं? सेम अमाउंट, सेम ऑफर एक्सेप्ट करना। अगर आपने ऑफर के अंदर कुछ अपना एड ऑन किया, जैसे याद करो काउंटर ऑफर था काउंटर ऑफर, हमने कल पढ़ा था काउंटर ऑफर, वो एक्चुअली ऑफर नहीं होता है। मैंने कल ही आपको याद करो एक कंडीशन लिखाया हुआ है, पढ़ो वहां पे। पूछो क्यों? क्योंकि एक वैलिड एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जो सेम अमाउंट, जो आपको सेम ऑफर दिया गया ऑफरर ने, वो ही सेम कंडीशन से ही आपको एक्सेप्ट करनी है। और काउंटर ऑफर में क्या होता है? काउंटर ऑफर में ऑफर के बदले में ऑफर ही अपना दूसरा ऑफर देता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी सपोज नेहा ने 5,000 रुपए में बेचने को कहा होता था और तेजस्वी ने बोला नहीं नहीं 4 में डन करती क्या, और गलती से नेहा पहले हाँ बोलती थी, हाँ ठीक है डन, और बाद में बोलती थी नहीं मेरे को नहीं बेचना है देखो। तो क्या पहला क्वेश्चन नंबर 1, देखो केस स्टडी दिखा रहा हूं, क्या नेहा बाउंड होती थी एग्रीमेंट करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि तेजस्वी ने जो एक्सेप्ट किया वो सेम अमाउंट का ऑफर नहीं किया,
उसने अपना काउंटर ऑफर से एक्सेप्टेंस करवाया हुआ है। अरे आ रहा है समझ में आपको? यानी वो ऑफर फिर वैलिड ऑफर नहीं होगा। यानी कल को अगर नेहा मुखरना चाहे, बीच में ब्रेक करना चाहे एग्रीमेंट को, तो कर सकती है। बेटा क्योंकि सेम अमाउंट सेम कंडीशन से एक्सेप्ट करना है। अगर नेहा ने 5,000 रुपए का, सपोज क्या होता था, 5,000 रुपए का मोबाइल फोन ऑफर किया और तेजस ने बोलती थी 5,000 रुपए डन, चल डन दे, ठीक है मैं मान गया, मैं रेडी, मान गई। और फिर अगर नेहा मुकरती थी तो वहां पे तेजस्विनी उसके ऊपर केस करने की लायबल थी और नेहा को वो परफॉर्मेंस करना ही है। देयर इज नो कंडीशन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। यानी वो एग्रीमेंट फिर कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज आता था, वो इन्फोर्सिबल स्टेज की ओर बढ़ रहा है। दोनों में अंतर क्या है समझा क्या आपको? क्लियर? यानी क्या हुआ, ऑफर को सेम कंडीशन में एक्सेप्ट करना है। वहां पे अरे तोरे चलता नहीं, अरे तोरे कर दिया और ऑफर ने ऑफर करके वो ऑफर ही ने एक्सेप्ट भी कर दिया और मान भी गए दोनों। बाद में अगर ऑफर मुड़ पीछे पलटा दिया तो वो अपना पैर पीछे कर सकता है, उसके ऊपर केस होगी नहीं। ये भी एक कंडीशन बोलती है। इसलिए तुमको दिखने में ऑफर, तुमको दिख रहा एक्सेप्टेंस कितना इजी दिख रहा है। देखो भाई क्या हुआ, एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन कंडीशन यहाँ पे है। कंडीशन क्या है कि जो ऑफर दिया गया था वही कंडीशन से एक्सेप्ट हुआ क्या? मेन मुद्दा वो है, कहीं काउंटर ऑफर तो नहीं है। एग्जाम्पल देखो अभी क्या हुआ, सपोज मेरे पास यहाँ पे 80 बच्चे थे पढ़ाने के लिए क्लास में, मैंने लिखा एडमिशन ओपन फॉर सीए फाउंडेशन। अब मैंने सपोज रखी 20,000 फीस। अब एक एडमिशन ओपन फॉर सीए फाउंडेशन, इट्स ऑफर। अब क्या हुआ, एक बच्चा आया मेरे पास और उस बाकी से बच्चे आए, लेकिन एक बच्चा उसमें से आया जो वाई नाम का व्यक्ति था। उसके पेरेंट्स आए और बोले कि सर हम 20,000 रुपये बेयर करने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या आप हमारे से कम लेंगे क्या? अब मेरे पास सीट खाली थी वो टाइम पे, ठीक है कोई बात नहीं, बोलो कितना देंगे? तो बोला सर 17,000। नहीं कम हो गए ना? बोला नहीं सर, चलो ठीक है डन। मैंने बोला ठीक है चलो, मैं फिलहाल ऑफर मैंने मान लिया, चलो। अब 17,000 रुपये में मैंने डन कर दिया। अब बताओ ये काउंटर ऑफर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं डन कर दिया। अब फॉर्चुनेटली क्या हो गया, उसके बाद मेरे पास बच्चे और आने लगे और मेरी सीट पूरी पैक होने लगी। मेरे पास 20,000 रुपये देने के लिए और भी स्टूडेंट आने लगे। तो पहला क्वेश्चन, क्या मैं जो 17,000 वाला बच्चा है उसको अब मैं उसकी एडमिशन कैंसिल कर सकता? क्या कर सकता? पूछो क्यों? क्योंकि वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं था। आ रहा को समझ में? हाँ, लेकिन जो 20,000 रुपये बच्चा देखेगा मुझे, उसकी एडमिशन ले ली मैंने, तो क्या उसके एडमिशन में कैंसिल कर सकता क्या? नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस है एक एक्सेप्टेंस के लिए। उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी में। देखो लॉ से डरा नहीं करो, लॉ को अपने अंदर पी लो। में बोलता क्या होगा, हम टॉप टू बॉटम सब सीख रहे, तो आंदोलन क्वेश्चन जो आने अपने को सिर्फ लिखते आना चाहिए बस, और वो लिखने का प्रैक्टिस पहले कंसेप्ट लेकर आऊंगा, फिर मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, वो अलग मैटर है। समझा आपको? क्लियर? पक्का? अच्छे से डन? ओके। अब यहाँ पे 2 मिनट ध्यान देंगे। अब एक वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस करने के लिए और कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है, तो वो हमें पढ़ना है। तो पहली कंडीशन है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब ये क्या है सर? तो पढ़ेंगे इसको, ध्यान दो। देखो पहली कंडीशन क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक पिक्चर के तौर पर समझते हैं, यानी क्या सीख रहे हैं कि वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये अजय है, अजय के पास एक प्लॉट था, उसका एक जिगरी यार था विजय, पैसे वाला मालामाल। अजय को पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने सोचा यार मैं अपना प्लॉट बेचूं, लेकिन प्लॉट से प्यार था, उसने मेरा एरे गेरे को नहीं बेचूंगा,
अपने जिगरी यार को ऑफर करता, चल। तो वो गया विजय के पास और बोला, विजय मेरा एक प्लॉट है, 10 लाख की वैल्यू है आज की, देखो वो प्लॉट चाहिए कि 10 लाख में। अब बताओ ये स्पेसिफिक ऑफर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पर्सन ऑफर ही जो है वो स्पेसिफिक है। ध्यान दो, समझो इस चीज को। अब विजय ने बोला ठीक है, सोचता हूं, ठीक है। अब वो इस तरीके से विजय ने जब जैसे सोचा कि सोचता हूं, तो उसने क्या किया, उसने ठीक है डॉक्यूमेंट देते देखता हूं, उसने जेरॉक्स कॉपी ले ली डॉक्यूमेंटेशन की, भाई देखता हूं, मैं सोचता हूं, और उसने अपने वकील के पास गया। वकील का नाम था, हाँ, लवेश। क्या नाम था? वकील का नाम था लवेश। उसका लीगल एडवाइजर है, कौन है वो? उस लीगल एडवाइजर के पास गया और उसने बोला कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन देख तो बराबर है क्या, या लेना पुरता का प्लॉट? तो लॉयर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, ठीक है, बोला ले लो, बिंदास ले लो, अच्छा है। अब घड़ी ने बोला ठीक है ले लेते हैं। अब दोनों ने आपस में डिसाइड कर दिया कि प्लॉट लेना है, ले लो। यानी इसने अपने लॉयर को बताया, लेकिन ये वाला जो अप्रूवल है, एक्सेप्टेंस जो है, ये वाला जो बात है, ये उसने अजय को नहीं बताया कि मैं ये प्लॉट ले रहा हूं, मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो बताओ देयर इज अ लैकनेस इन द कम्युनिकेशन, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो बताओ ऐसे वैलिड ऑफर को हम एक्सेप्टेंस कहेंगे क्या? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ये भगवान थोड़ी ना है, ये अंतर्यामी थोड़ी ना है पर्सन। इसने एक्सेप्ट किया, लेकिन किसको बताया? अपने लीगल एडवाइजर को बताया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में ये ऑफर जो हुआ वो वैलिड ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑफर और ऑफरी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ऑफरर ने कम्युनिकेट करके ऑफर तो दिया, लेकिन एक्सेप्ट जो ऑफरी है उसने उसको नहीं बताया कि मैं तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और इसी पिक्चर को हमने यहाँ पे आपको राइटिंग में दिया हुआ है, केस स्टडीज के फॉर्मेट में। देखिए अब उसकी लैंग्वेज भी पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो। आप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? पक्का? देखो लिखा हुआ है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड चाहिए वहां पे। देखो, द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड ओनली, एक वैलिड एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट होगा व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। अब तो लैंग्वेज कितनी इजी है। अरे लैंग्वेज तुम अपने मन से बनाओ ना, इससे चलता, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना बस। 12th और बीकॉम में क्या होता है, भरो। यहाँ पे ऐसा नहीं, कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, मैं बोलता बस एक कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज लिखना। इसलिए आपका इंग्लिश यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा, यहाँ पे ध्यान रखना। आपका इंग्लिश इंप्रूव करो अगर आपको सीए अच्छा करना है तो, क्योंकि इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो आपको इंटर, फाउंडेशन, फाइनल इजीली क्रैक करवाएंगी। बाकी बेस और नॉलेज देने के लिए बैठा हूं आपके लिए। समझा आपको क्लियर? अंटिल नहीं क्या, तब तक, until the acceptance is communicated, it does not create any legal relationship. The acceptance बस इतना ही लिखना, ओके। समझा आपको क्लियर? यानी क्या, जब तक के कम्युनिकेट नहीं होता है किससे, ऑफर और ऑफरी का, तब तक के वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। और यही मैंने आपको एग्जाम्पल इसके अंदर लिख के दिया है जो मैंने आपको बताया। तो याद रहेगा अजय विजय वाला। अब कंडीशन नंबर 2, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय अ पर्सन हु हैज द ऑथोरिटी टू एक्सेप्ट। अब सर ये क्या है पिक्चर? देखो लिखा हुआ है, a valid contract arises only if the acceptance is communicated by a person who has the authority to accept. समझा कुछ? अब बेटा अगर लॉ तुमको इतना इजीली समझता था तो हम लोग यहाँ बैठे ही होते थे। चल बता दक्ष, इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन का मतलब क्या है बताओ? एग्जाम्पल दो। वो तो स्पेसिफिक में, तो जनरल में तो होता है। जनरल ऑफर तो सबके लिए होता है ना। आप तो स्पेसिफिक ऑफर लेके बैठे हो, जनरल ऑफर में क्या होगा? तो क्या जनरल ऑफर में ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी? होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दो। मैं मोस्टली एग्जाम्पल वही प्रीफर करता हूं जो आपको ICAI के और रेफरेंस पे मिलता है, केस स्टडीज पे। देखो
एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे ध्यान देंगे सभी लोग। ये एग्जाम्पल दक्ष का है। अब क्या हुआ था, दक्ष एक दिन कॉलेज के हेडमास्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गया और उन्होंने इंटरव्यूअर्स जो है ना, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया। बहुत सारे लोग मिलके इंटरव्यू लेते, भैया कहाँ गया दक्ष, सीए बन के कॉलेज के हेडमास्टर या स्कूल के हेडमास्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गया। अब इंटरव्यू देना यानी इसका मतलब क्या है कि दक्ष ऑफर कर रहा कि मेरे को रखो रे, इट्स अ वन टाइप ऑफ ऑफर। क्या हुआ ये, इट्स अ वन टाइप ऑफ ऑफर और नॉट ऑफर। अब उसमें क्या हुआ था, उसमें से ये वाले पर्सन, ये वाला जो है ना, ये वाला रखते हैं एक पर्सन, ये वाला पर्सन मेन पर्सन था इंटरव्यू में से, यानी जिसको पास पावर था। 4-5 लोगों में से कौन सा वाला बोल रहा हूं, आपको हाईलाइट दिख गया बच्चा लोग? मैं थोड़ा ठीक कर, इसको थोड़ा और हाईलाइट करता हूं। ये वाला पर्सन, इसके पास पावर था काय का कि किसको जॉब देना है, एक्सेप्टेंस हमको करना है, यानी मैं बताऊंगा, इंटरव्यू सब लेंगे। अब इतने में क्या हुआ, आपस में ये बातचीत कर रहे थे कि दक्ष को रखते हैं। इस दक्ष से और भी बहुत लोग आए थे, काय के लिए, इंटरव्यू देने के लिए कि हेडमास्टर भाई बड़ी पोस्ट है ना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें फॉर्चुनेटली एक मेंबर था जो दक्ष का दूर का पहचान का था, दूर का रिलेटिव, ये वाला घड़ी। अब क्या हुआ, दक्ष ने काफी इंटरव्यू अच्छा दिया तो सबको लगा कि दक्ष फाइनल है हेडमास्टर के लिए। लेकिन हुआ यहां पे इस तरीके से, ये जो हेड यानी कौन, ये इसके पास ऑथोरिटी जो है, समझ रहे हैं आपको, समझा रहा आपको, ये हेड वाले को लगा कि नहीं रुको, मैं अभी फिलहाल फाइनलाइज नहीं कर सकता। लेकिन चांसेस पूरे दक्ष के थे, और इतने में क्या हुआ, चांसेस थे, क्या थे ये चांसेस दक्ष के थे। हेडमास्टर यानी उसका ऑफर हम एक्सेप्ट करते थे कि हाँ तू, हम तेरे को एक्सेप्ट कर रहे एज ए हेडमास्टर, समझ आ रहा है। अब तो ऑफर कौन हुआ, ऑफर ही कौन हुआ, दक्ष हुआ ऑफरर, और ये सब हुए ऑफर ही। लेकिन जो मेन था ऑथोरिटी वो किसको दिया, एक्सेप्टेंस को, वो इसको है, ऑफर ही ये है एग्जैक्टली। समझ आ रहा आपको क्लियर। लेकिन ये जो घड़ी था, ये उसका दक्ष रिलेटिव है, इसको बाहर आके बोलता अरे तू ही सिलेक्टेड है, देखना हमने देखा उसमें, इसमें किसमें, उनके लिस्ट में बॉस ने तेरा नाम से स्पेशल टिक किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है तू पक्का है तू। अब दक्ष फुल कॉन्फिडेंस, अरे वाह जॉब पक्की हेडमास्टर की, बराबर की नहीं। दक्ष मनी मन 2 लड्डू फूटे, ठीक है, मनी 2 लड्डू। हाँ, अब इतने में क्या हुआ, बाद में जब रिजल्ट आया तो दक्ष को नहीं लिया गया, कोई और एलिजिबल कैंडिडेट ने इसकी सीट ले ली, यानी वो जो ऑथोरिटी वाला पर्सन है उसने किसी और को हेडमास्टर की पोस्ट दे दी। अब पहला क्वेश्चन, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस हुआ क्या, ये दक्ष का जो एक्सेप्टेंस हुआ, क्योंकि दक्ष को बताया तो गया कि यू आर द हेडमास्टर, यू विल बी द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, इन द स्कूल। लेकिन जिस पर्सन ने उसको बताया वो पर्सन में पावर नहीं था बोलने का। अब दक्ष ने क्या कर दिया, दक्ष ने ये सुना कि मेरे साथ पास्ट डेट हुई है, लिस्ट में तो मेरा ही नाम था, मेरा नाम हटा दिया गया है, और उसने घड़ी ने पुलिस केस किया। पुलिस आई वहां पे, आने के बाद क्या हुआ, पुलिस ने बोला कि आपने इसका नाम हटाकर दूसरे का नाम रखा था, ऐसा सुनने को आया। तो स्कूल की कमिटी ने पूछा आपको किसने बोला, भाई इसका नाम था दक्ष का, इन दक्ष को किसने बोला कि दक्ष, तो फिर दक्ष ने बोल दिया कि ये जो मेंबर है इसने बोला। तो फिर इस हेड ऑफ द ऑथोरिटी ने, इसने बोला, ये डिपार्टमेंट का हेड था, उसने बोला उसको पावर दिया किसने बोलने का, वो कुछ भी बोलेगा तो क्या हम मान लेंगे क्या, कुछ आ रहा समझ में, अरे आ रहा क्या। तो इसलिए यहाँ पे वो बोला गया है, तो ये दक्ष उस पोस्ट के लिए कैपेबल नहीं हुआ, और ये जो एक्सेप्टेंस हुआ ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। देखो इसी के ऊपर हमने एक आपको यहाँ पे लिख के दिया है पूरा केस स्टडी। Daksh applied for the post of headmaster in school. He was selected by appointment committee, but the decision of the appointment was not communicated with him. इसने इसको बोला क्या, अगर बोलता था ये
या ऑफिशियली कुछ लेटर था, हाँ आप अभी हमारे हेडमास्टर बनोगे स्कूल के, तो जाके दक्ष उसके ऊपर केस करने के लिए लायबल था। यहाँ पे कम्युनिकेशन लैक था। क्या था भाई? वन ऑफ द मेंबर अपॉइंटमेंट कमिटी हु वाज नॉट ऑथराइज, उसको पास पावर नहीं था उसको एक्सेप्टेंस करने का, लेकिन वो बोलते ना ज्यादा की बातें करना, उसने बोल दिया उसको, दक्ष को चिंगारी दिया, कह दिया चिंगारी कि तू ही है, पक्का है, अरे विनय तू, मैं देख लिया बॉस ने तेरा नाम लिखा हुआ है बकायदा, बहुत लोग आए थे लेकिन तू पक्का है। अब वो खुश हो गया था कि भाई चलो अपन की जॉब पक्की। कम्युनिकेटेड द डिसीजन टू दक्ष इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, ये उसका पर्सनल इंटरेक्शन था। क्या था उसका? फॉर्मल था क्या वो? नहीं। कॉन्सिक्वेंटली यानी बाद में देखा गया, द अपॉइंटमेंट कमिटी कैंसल द अपॉइंटमेंट, दक्ष ब्रॉड लीगल एक्शन, गया पुलिस के पास लेके आ गया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, यानी तोड़ दिया, तोड़ने को हमने नाम दिया ब्रीच। द एक्शन वॉज रिजेक्टेड, दक्ष ने लीगल एक्शन किया, जज ने पहली मुलाकात में ही खारिज कर दिया कि नहीं ये लीगल एक्शन नहीं, क्योंकि लीगल एक्सेप्टेंस ही नहीं है। क्यों? एज डिसीजन वॉज नॉट कम्युनिकेटेड बाय द ऑथराइज पर्सन, जिसके पास पावर था उसने आपको नहीं बोला कि आप सिलेक्टेड हो, उसने बोलने के बाद बोलते थे तो हम बोलते थे इट्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस, और फिर जाके आप लाइबल हो लीगल एक्शन लेने के लिए। समझा आपको क्लियर? अब नंबर थर्ड देखो, टाइम लगता है, लॉ पढ़ रहे ना टाइम लगता है, इसलिए बोलता मैं आपको लॉ अपने आप में अनोखा सब्जेक्ट है। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय, हो गया ना ये नंबर थर्ड है, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब एब्सोल्यूट के ऊपर मैं जाऊंगा अगला सेशन, मैंने आपको बताया कि टॉपिक को 3 सेशन लगेंगे। दक्ष समझ में आ रहा है क्या? देखो, acceptance must be absolute and unqualified. It must be accepted without any change in the terms and condition given in the proposal. If any changes is made in the terms and condition, it is not a valid acceptance. अब ये बात किसकी है देखो, सुनो स्टोरी ध्यान देंगे। ये वो क्रॉस काउंटर ऑफर जो था उसकी कहानी है। ये राहुल ने ऑफर किया अपना घर बेचने के लिए, किसको? विशाल को, कि 2.5 लाख में मेरा घर खरीदता क्या? और विशाल ने क्या किया? विशाल wrote a letter stating that he was prepared to buy it for ₹2 lakh। और उसने क्या किया? विशाल ने उसको बोला कि मैं 2 लाख में, उसको लेटर भेजा कि 2 लाख में खरीदने को रेडी हूं मैं। दिस इज ओनली अ काउंटर ऑफर। क्या हुआ ये? एंड नॉट एन एक्सेप्टेंस। ये काउंटर ऑफर कहलाएंगे, एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस में मैंने आपको ऊपर ही कंडीशन याद करो, सेम अमाउंट सेम कंडीशन। अगर 2.5 लाख का आप ऑफर कर रहा है और 2.5 लाख का अगर लेटर भेजता था कि हाँ मैं रेडी हूं, तो इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये एक काउंटर ऑफर करेंगे। क्या करेंगे? और काउंटर ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की ओर बनने के लिए कैपेबल नहीं होता है। ये मैंने आपको कल ही बताया था ऑफर के टाइम पे, कर याद होगा तो आपको। एंड इफ द विशाल एक्सेप्ट द ओरिजिनल ऑफर टू बाय हाउस ₹2,50,000, और बाद में क्या हुआ? विशाल बोला कि नहीं यार 2.5 लाख में महंगा नहीं है, खरीद लो, और बाद में बोलता कि ठीक है मैं रेडी हूं खरीदने के लिए। राहुल इज नॉट बाउंड टू सेल द हाउस बिकॉज विशाल्स काउंटर ऑफर हैज पुट एन एंड टू द ओरिजिनल ऑफर। यानी क्या हुआ? समझा आपको क्लियर? राहुल ने ऑफर रखा इसको 2.5 लाख में मेरा घर खरीदता क्या? ये घड़ी ने बोला कि देखो निगोशिएट करके देखते, इसने बोल दिया 2 लाख में दे रहा क्या, लेटर भेज दिया, काउंटर ऑफर, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। और बाद में विशाल बोलता है 2.5 लाख में महंगा थोड़ी नहीं है घर। लोगों ने बोला पागल है क्या, 2.5 लाख का छोड़ रहा, ले। लेकिन बाद में तब तक के अगर राहुल को और कोई कस्टमर मिल गया होगा और उसको बेच जाऊंगा, तो विशाल उसके ऊपर केस नहीं करता कि मैं तो बोला था मैं लूंगा। अरे लूंगा यानी क्या? तूने ऑफर भेजा था, एक्सेप्टेंस नहीं किया था। अभी तो बोलेगा तो मैं लायबल नहीं। समझा आपको क्लियर? ये ऑफर के ऊपर आता है, वो कंटिन्यू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये आपको ऐसे इंग्लिश में लिखना है, ये आपको केस स्टडीज आएंगी ऐसी पिक्चर में कि इट्स अप टू ऑफर। अब वो काउंटर ऑफर में क्या होता है? ऑफर के ऊपर है कि वो लीगल, अगर वो कंटिन्यू करना चाहेगा तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो नहीं करता है, उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं आएंगी। ऐसे एक क्वेश्चन आया था पेपर में, मैं आपको जब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ना, कौन से वाले? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो केस स्टडी की जो आते हैं, तो उसमें आपको यही सब केस स्टडी मिलनी है, सब नाम जाएंगे बस।
ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? हाँ, नेक्स्ट कंडीशन क्या है पढ़ते हैं। वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, वो आगे आएगा, ठीक है। पहले हम एक्सेप्टेंस देख लेते हैं। हाँ, आगे बोलते हैं चीजों के बदले में चीज मिलता है ना, उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दो। हाँ, अब यहां पे ध्यान दो। नेक्स्ट है द एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, यानी क्या? देखो, वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर ओनली। यानी क्या बोल रहा है, जिस मोड से, जिस फॉर्मेट से, जिस तरीके से ऑफरर आपको ऑफर दे रहा है, जिस कंडीशन से, आपको एक्सेप्टेंस भी उसी कंडीशन में करना है। एग्जाम्पल दूं? अब एग्जाम्पल में कहानी ध्यान दो। ये कहानी है अमन की। किसकी कहानी है? अमन की। अब अमन क्या हुआ, अमन घड़ी हमारा फेल हो गया बीकॉम में और चला घड़ी सीए करने। तो बीकॉम में फेल हो गया तो अमन ने बोला मैं फेल हो सकता ही नहीं, ये कैसे हो गया, मैं इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, फेल हो गया, ऐसा रिएक्शन। बोला ये यूनिवर्सिटी की गलती है, कुछ तो भी हुई है, मैं इतना पेपर भर भर के लेके आया, फेल कैसे करेंगे भैया, फेल में हो सकता ही नहीं। तो क्या हुआ, कॉलेज गया और कॉलेज ने बोला कि हमारे यहाँ से नहीं होता, यूनिवर्सिटी जाओ अमरावती में, वहां से होता, वहां पे तुमको रीचेकिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा, रीचेकिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा और अमरावती यूनिवर्सिटी में चले जाओ बेटा, और वहां पे जाके क्या करोगे बच्चे लोग, रीचेकिंग का फॉर्म भर के जो भी पैसे भरने वो भर दो। अब अमन ने बेचारे ने यहाँ से रीचेकिंग का फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद उसने क्या किया, उसने कुरियर में ही फॉर्म के साथ ही पैसे डाल दिए कैश, 400 रुपए लगे। कितने लगे उसको पर पेपर के चेकिंग के। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा था कि वहां पे फॉर्म में क्लियर लिखा हुआ था कि जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू होनी चाहिए, या तो ई बैंकिंग या तो बैंक डीडी के थ्रू आपको भेजना है। लेकिन घड़ी को डीडी समझा नहीं, उसने कहा दिया कुरियर फॉर्म में ही फॉर्म भी डाल दिया रीचिंग का और 400 रुपये डाल दिए, 200 के 2 नोटा, कंचा नोटा। अब बताओ इज इट वैलिड एक्सेप्टेंस, क्या यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं। और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो बाद में यूनिवर्सिटी के ऊपर वो केस कर सकता, क्या? क्यों? क्योंकि उसने ये कंडीशन तोड़ दी। कंडीशन क्या थी कि रीचिंग का फॉर्म भले पोस्ट के थ्रू भेजो, लेकिन पेमेंट जो है वो डीडी भेजो और डीडी की स्लिप उसके अंदर डालो भेजो कि हमने पेमेंट की हुई है। लेकिन उसने क्या कर दिया, 200 की कंचे नोट डाल दी, उसको बैंक, मतलब बैंक में कौन जाता है, एनवेलप में रीचेकिंग का फॉर्म, और ये घर अमरावती को भेज दिया और रीचेकिंग कुछ आया ही नहीं। बाद में बोला, इसने केस किया कि 400 रुपये ले गए और रीचेकिंग का फॉर्म भी नहीं आया। तो अमरावती में जब गया तो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो बोला इसने कैश भेजा, हम कैश मोड एक्सेप्ट करते नहीं। कौन देगा, किसके पर पैसे आए, कौन मानेगा कि 400 रुपये आए? वहां पर इतने लोग काम करने वाले हैं, तो पैसे अमरावती यूनिवर्सिटी के गले में गए क्या, किसी एम्प्लॉय ने खा लिया अंदर ही। समझा आपको क्लियर? तो देखो वही लिखा हुआ है, अमन वॉज फेल इन द एग्जाम एंड देन पुट द पेपर फॉर रीचेकिंग। The university informed him to pay the charges with bank, but Aman paid charges in cash. तो क्या हो गया, ये प्रिस्क्राइब मोड नहीं हुआ, इसलिए ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो अमरावती उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं। अमरावती बोलो तो अमरावती यूनिवर्सिटी यानी संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जिसके थ्रू आप आते हो। ठीक है बच्चा लोग? हाँ, ओके, आगे बढ़ता हूँ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स। ये तो आपने कई बार देखा होगा, अमेजॉन वाला, फ्लिपकार्ट वाला आपको धमाका ऑफर देता है, डील, दिवाली ऑफर, डील अप टू 5 मिनट्स, डील अप टू 10 मिनट्स, डील अप टू 1 आवर रहता ना। तो जब वो बता रहा है ऑफर जिस टाइम पीरियड तक ऑफर कर रहा है उसके अंडर ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाद में एक्सेप्ट किया चलेगा नहीं। तो बस ये तो कॉमन है, ये कॉमन कंडीशन है। मैं इसको क्या तुमको पिक्चर में दिखाऊं, अरे दुकानदार यानी जो ऑफर मिल रहा है ना आपको उस पीरियड के अंदर खरीद लो, बाद का ऑफर चलेगा नहीं। वो निकलने के बाद तुम्हें नहीं मिलेंगे, अरे सर आप तो 40% डिस्काउंट देते, चले गया, वो मानसून ऑफर था, ऐसा वो बोल सकता है। यानी तब वो एक्सेप्ट करने के लिए कोई कैपेबिलिटी नहीं रहेगी तुमको, वो वैलिड एक्सेप्ट रहेगा नहीं। ठीक है, ये कॉमन है, इसके ऊपर मैं फालतू टाइम पास नहीं करूंगा।
आगे है मेयर साइलेंट इज नॉट एक्सेप्टेंस। बता क्या होता है ये? नहीं, देखिए इधर, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंट ऑफ द ऑफरी or his failure to answer unless the offeree has in any previous construct indicated that his silence is the evidence of acceptance। तुम उल्टा बोल रहे हो। अब इसका एग्जाम्पल बताऊं तो सुनो, ध्यान दो। तुम्हारे घर पे केबल वाला आता है, केबल वाला हर महीने तुमसे वो केबल का 200 रुपये लेता है, 400 रुपये लेता है। मैं ऑर्डिनरी केबल की बात करूँ, रिचार्ज वाले की नहीं। ऑर्डिनरी यानी क्या, जो यूसीएन लोकल केबल वाला आता है वो मंथली आपसे पैसे लेते हैं। अब महीना गुजर गया, नेक्स्ट महीने से आप बोलो नहीं बोलो, वो आपको सर्विस कंटिन्यू देता है। क्यों देता है कंटिन्यू? क्योंकि वो साइलेंट एक्सेप्टेंस था। क्या था वो? आपने उसको बोला क्या, नहीं नहीं ये महीने के बाद कैंसिल कर, नहीं, तो अगले महीने आपको वो कंटिन्यू करेगा। अब एक महीने की सर्विस होने के बाद बोलोगे अरे मैं तो कहाँ था, अगले महीने की सर्विस दे, अब तो दे दिए तो मैं पैसे दूंगा नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया, पैसा आपको देना ही है। क्यों? ये कंडीशन की वजह से। वैसे ही आप देखो, आपके पास अखबार वाला आता है, मैगजीन वाला आता है, वो आपको हर महीने पेपर देता है। अब आप एक महीने के बाद, एक महीना हो गया आपसे पैसे लेता है वो, लेकिन अगले महीने आपने उसको हाँ भी नहीं बोला, नहीं भी नहीं बोला, तो क्या वो आपको पेपर देना बंद कर देगा क्या? नहीं, वो साइलेंट एक्सेप्टेंस है, करेगा वो। तो साइलेंट एक्सेप्टेंस को चलता है, वैलिड है। तो देखो वही लिखा हुआ है, मिस्टर राम सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर। 1 साल तक के उसने हर हफ्ते उसको मैगजीन आएंगी, 1 साल तक उसने सब्सक्रिप्शन लिया। इवन ऑफर द एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन, यानी क्या 1 साल हो गया, द कंपनी कंटिन्यू टू सेंड हिम टू मैगजीन्स फॉर द 5 ईयर्स। 5 साल तक उसको भेजती गई हर साल। अब यहां पे क्या कर रहा है, एंड ऑल्सो मिस्टर राम कंटिन्यू टू यूज द मैगजीन्स। वो मजे लेते क्या इंटेंशन परफॉर्मेंस का आ गया ना, वो यूज कर रहा ना। बट डिनाइड टू पे द बिल सेंड टू हिम, और 5 साल का पूरा बिल एक साथ अगर उसको भेज दिया कंपनी ने, अब वो बोल रहा कि मैं तुमको उसने कहा था भेजने के लिए, तो क्या पहला क्वेश्चन, कंपनी उसके ऊपर केस कर सकती? क्या कर सकती? क्योंकि ये भी एक्सेप्टेंस है। क्या ये भी? क्योंकि अगर आपको सर्विस नहीं चाहिए थी तो आप वहीं पे 1 साल के बाद ही रुकते थे कि मेरे को मत भेजो। आप ले रहे हो, मजे कर रहे हो, और बाद में आपको पे भी नहीं करना है भैया, ऐसा चलेगा नहीं। तो लिखा हुआ है मिस्टर राम कुड बी लाइबल टू पे एज ही कंटिन्यू यूज द मैगजीन was his acceptance of the offer। जो वो यूज कर रहा था, ये इंडिकेशन है कि आपका वो एक्सेप्टेंस है, इसलिए आप यूज कर रहे हो। समझ आ रहा है तुमको कुछ? क्लियर पिक्चर? तो इसलिए इस मेयर साइलेंट इज नॉट अ एक्सेप्टेंस। यानी क्या हुआ, अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं करना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया रुक जा अभी। अगर आपका वो कंटिन्यू सर्विस है, वो दे रहा है और आप ले रहे हो, तो आपको उसका पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो साइलेंट एक्सेप्टेंस है। क्लियर पिक्चर? देखो लैंग्वेज कितनी अनोखी है। नेक्स्ट लास्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं ले पाऊंगा आज। टाइम हो गया ना मेरा, सेशन एक्सपायर करना है अपने को, आज खत्म करना है, ठीक है? क्योंकि लंबे लंबे सेशन गए तो मजा नहीं आता फिर। सुनो, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इसको बोलेंगे, ध्यान दो। देखो ऑफर इम्प्लाइड हो सकता है तो एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड हो सकता है ना, नहीं सकता है? हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पे आप पढ़ाने के लिए ऑक्शनर का डाला हुआ है इसने, लेकिन मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और दूंगा। अब एक ऑक्शनर जब ऑक्शन में ऑफर देता है, तो ऑफर देने के बाद आप देखो अपना ऊपर करते हैं, अपने ओपीएल में देखा ना 300, 400, 500, 600। अब जिसने हाईएस्ट बिड लगाया उसका डंडा ऊपर रहता है ना, देखा है आपने? और ऑक्शनर क्या करता है, ऑक्शनर बोलता है 501, 502, 503, ठक डंडा मार दिया वो, सॉरी हैमर मारा, क्या मारा? डंडा नहीं, हैमर। जब वो हैमर को ऐसे रखता है टेबल पे,
तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हुआ बाय द कंडक्ट ऑफ द बिहेवियर। कुछ आ रहा समझ में? यानी आपको ये अगर ऑक्शनर ने बोला सोल्ड, ऐसा नहीं बोला, सब हैमर मारा, क्या मारा उसने, इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेंस है और ऐसा एक्सेप्टेंस भी वैलिड है, इट इज नोन एज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कि मैं 500 में इसको चीज बेच रहा हूं, ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्टेंस ऑक्शनर ने कैसे किया? बोल के क्या बाय द कंडक्ट किया। कंडक्ट यानी कुछ तो भी बिहेव करके, एक्शन करके। तो जब कोई ऑफर ही कुछ तो भी एक्शन करके एक्सेप्ट करता है तो उसको अपन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल मैंने आपको देता हूं, वो ये सिग्नल का। सिग्नल पे आके मेरी गाड़ी रुकी, 4 व्हीलर कार रुकी, मेरी कार है नहीं मेरे पास ना अभी फिलहाल, आएंगी आगे, टेंशन मत लो। और एक दिन ऐसा भी आएगा जहाँ पे पूरी क्लास से भरी हुई रहेंगी, देखना फाउंडेशन के लिए रहेगी ना। तो फिर क्या हुआ, सुनो समझो उस चीज को। अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी कार आके मेरी रुकी सिग्नल पर, कार आके मेरी सिग्नल पे रुकी, अचानक वहां पे एक लड़का आया और मेरा कार का कांच पोंछने लगा। अब पोंछने लगा तो उसने मेरे को ऑफर दिया, इनडायरेक्टली इम्प्लाइड ऑफर किया कि मैं कार का कांच पोंछू क्या, और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसको, पोंछ बेटा। और पोंछने के बाद जैसे ही मैंने उसको बोला, मैंने 20 रुपए का नोट निकाल के उसको दे दिया, इट इज नोन एज वैलिड एक्सेप्टेंस। अब 20 रुपए का नोट देना ये मेरे कंडक्शन है, क्या वो है मेरा, मैंने कुछ तो भी एक्टिविटी कंडक्ट किया जिससे मैंने ये देखा कि भैया तूने जो ऑफर दिया था इम्प्लाइड, मैंने उसको एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड ही किया। तो कब जैसे ऑफर इम्प्लाइड होता है वैसे एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड हो सकता है। आपको समझा के क्लियर, पक्का? तो यहाँ पे लिखा हुआ ही वही है। अच्छा, इसके बारे में आप लिख के आओगे, इसके बारे में आप लिख के आओगे इम्प्लाइड, इसमें कंडक्शन ऑफ बिहेवियर चाहिए, कुछ तो भी कंडक्ट करना, तो ये लैंग्वेजेस फॉर्मल चाहिए, वो आप लिख के आओगे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाना है वो आपको मैं हैबिट डाल रहा हूँ, अगले सेशन में तो आपको ये मिल जाएगा इसमें लिखा हुआ, लेकिन कोशिश आप करो कि जितना हो सके अंदर का मैटर तुम लिखो, ठीक है? अंदर की लैंग्वेज चलती है खुद की, लेकिन जो ये हेड पॉइंट्स है वो प्रेफरेबल यही करना। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस है जो आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं बीकॉम लेवल पे पढ़ाता हूँ, और वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी होल फॉर द प्रपोजल। इसको कंपोजिट प्रपोजल बोलते हैं, ध्यान दो। When one party make a composite offer and each party thereof is depending on the other, acceptance must be for whole of the offer, acceptance must be for whole of an offer। अब ये क्या है सर, ये आप मुझे बताओगे कल, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। कंपोजिट प्रपोजल क्या होता है ये आज आप स्टडी करके आओगे, क्योंकि आपको होमवर्क मिलेगा अभी, और जो कल नहीं करके आएगा उसको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। आप फाउंडेशन कर रहे हो, मजाक मस्ती मेरे को यहाँ चाहिए नहीं, क्लियर? नहीं, अलाउ ही नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो कंपोजिट प्रपोजल रैंडमली मैं किससे भी पूछ सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको बाद में दूंगा। और इसके अलावा दिया है एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज इनवैलिड। आपको ऑफर ही नहीं पता है, मैं भी कर दिया है, फिर बाद में बात, अरे इधर जाने की बात, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो क्या होगा, वो ऐसा ऑफर अगर आपने बाद में रिजेक्ट भी कर दिया एक्सेप्टेंस करने के बाद भी तो चलेगा, क्योंकि वो इनवैलिड है, क्योंकि आप नोन नहीं थे उसके लिए, इग्नोर, आपका नॉलेज था ऑफर का वो आपको पता नहीं था, इसलिए आप उसको बाद में क्या कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। समझा आपको क्लियर? इसके बारे में भी केस स्टडी आप ढूंढ के आओगे, 2 केस स्टडीज आप क्या होगे कल, और फिर मैं आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक रखूंगा, क्या नाम है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और बाद में मेरा फाइनली एक टॉपिक ऑफर एक्सेप्टेंस खत्म होता है। क्लियर पिक्चर? ऐसे इतना ही पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसे बूंद बूंद से सागर बन जाएगा, ठीक है? समझा आपको क्लियर? चलिए, इसी के साथ मेरा आज का सेशन खत्म होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।